Hello everyone, my name is Aviraj Singh and I have cleared my ND 144th SSB in first attempt and आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो कि मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए और जिससे कि आपके एसएसबी क्लियर करने में आपको हेल्प मिल सकती है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप कि इसमें जो मैं आपको टिप्स बताऊँगा वो आपको हेल्प करेंगी। तो पहली टिप्स मेरी ये है कि अपनी डिफेंस फोर्सेस के बारे में जाननी है। जैसे कि बहुत से एस्पिरेंट्स के साथ होता है कि वो डिफेंस में जाना तो चाहते हैं पर लेकिन डिफेंस के बारे में जानना नहीं चाहते हैं। देखिए, अगर आपको डिफेंस में जानना है तो आपको डिफेंस के बारे में अगर आपको डिफेंस में जानना है तो आपको डिफेंस के बारे में जानना पड़ेगा। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत डिटेल में डिफेंस के बारे में जानिए, पर कम से कम आपको अपनी डिफेंस फोर्सेस की वर्किंग के बारे में, कौन से मेन आर्मामेंट्स हैं, जैसे आप अगर आर्मी के एसएसबी के लिए जा रहे हैं तो आपको टैंक्स या आर्टिलरी गन्स या फिर कुछ स्पेशल रेजिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशल डेज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप एयरफोर्स की एसएसबी के लिए जा रहे हैं तो आपको स्क्वाड्रंस के बारे में पता होना चाहिए, आपको प्लेन्स के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो इतना आपको कम से कम डिफेंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि तो उससे क्या होता है कि जब आप एसएसबी में जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, आपके अंदर फीलिंग होती है कि हाँ मैं जानता हूँ डिफेंस के बारे में और मैं इंटरव्यूअर को फेस कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आप इंटरव्यूअर मान लीजिए आपसे डिफेंस का क्वेश्चन पूछता है और आप नहीं बता पाते हैं और आपने अगर आप वो आपसे पूछता है कि हाँ आप डिफेंस में क्यों जाना चाहते हैं, आप कहते हैं मुझे इंटरेस्ट है, फिर अगर वो आपसे डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आप वो नहीं बता पाते हैं, तो एक तरीके से आपका जो है वो बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और एसेसर आप को मतलब कि उतना अच्छा रेट नहीं करेगा। तो इसलिए डिफेंस के बारे में ज़रूर जानने, वैसे भी हमें अपनी डिफेंस के बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कैसे उनकी वर्किंग्स होती है। तो थोड़ा बहुत अपनी डिफेंस के बारे में जानने कि कैसे क्या वर्किंग होती है, कैसे क्या चीज़ें काम होती हैं डिफेंस फोर्सेस में। तो ये है मेरी फर्स्ट टिप। सेकंड टिप मेरी है कि आपके आसपास कोई अगर ऑफिसर्स हैं या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसने अभी रिसेंटली एसएसबी वगैरह क्लियर की हो, तो आप उनसे ज़रूर बात करें। आप ऑब्जर्व करें कि उनकी वो क्या स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जो आपको भी अच्छी लगती हैं और आपको भी अपने अंदर इनकलकेट करनी चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब हमें कोई नहीं बताता है पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर आप एक ऑफिसर को देखेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो एक आम सिविलियन से अलग होंगी और आपको उन क्वालिटीज़ पे फोकस करना है कि वो क्वालिटीज़ क्या क्या हैं और कोशिश करनी कि आप भी उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर ला सकें। या किसी ने एसएसबी क्लियर की है तो आप उनसे उनका एक्सपीरियंस जानें और उन्होंने कैसे क्या परफॉर्म किया था, डे टू डे लाइफ में उनकी क्या हैबिट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानें। तो आपको कई सारी ऐसी चीज़ें पता चल जाएंगी जो आपको एसएसबी सेंटर वाले भी नहीं बताते हैं और आपको वो चीज़ें आगे चल के एसएसबी क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगी। मेरा तीसरा पॉइंट है कि हम टेस्ट के बारे में तो बहुत जानते हैं कि हाँ ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये WAT टेस्ट है, ये GTO है, पर हम खुद के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, जबकि एसएसबी टेस्ट ही खुद के बारे में है। जैसे कि अगर हमसे कोई कह देता है कि अपनी 5 वीकनेस बताओ तो हम बैठ जाते हैं, हम नहीं बता पाते हैं क्योंकि हमने कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं है कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं। या फिर अपनी स्ट्रेंथ बताओ तो 5 बताओ, 5 स्ट्रेंथ बताओ तो हम 1 या 2 बता पाते हैं बस। तो मेनली फोकस क्या करना है कि आप अपने बारे में जानें। क्या है कि टेस्ट सीरीज होती रहेंगी, टेस्ट जो है वो आप नॉर्मली प्रिपेयर कर सकते हैं 8 से 10 दिन में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप खुद के बारे में जानना शुरू करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप अभी से, जैसे अगर आप रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी से अपने बारे में थोड़ा बहुत जानना शुरू करें कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या वीकनेस हैं और कैसे आप खुद को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगली टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है कि अपनी हॉबीज़ बढ़ाएं। हम लोग के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली कि हम लोग हॉबीज़ नहीं होती हमारे पास। PIQ होता है तो हम PIQ खाली छोड़ देते हैं हॉबीज़ वाला सेक्शन, या फिर हॉबीज़ में ऐसे ही लिख देते हैं कंप्यूटर गेमिंग या ये सब। तो देखिए, कंप्यूटर गेमिंग लिखना हॉबी है, अच्छी बात है, पर सिर्फ कंप्यूटर गेमिंग लिख के काम नहीं चलेगा, आपको अपनी हॉबी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपकी एसएसबी आने में टाइम है तो आप कुछ हॉबीज़ डेवलप कर लें, जैसे कि बुक रीडिंग आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि
काफ़ी ईजी टू डेवलप हॉबी है, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बस बुक्स रीड करनी है, और स्पेशली अगर आप डिफेंस की बुक्स रीड करते हैं तो वो आपके लिए और हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप 2-3 हॉबीज़ और इंक्लूड कर पाएँ अपनी लिस्ट में तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपकी एसएसबी के लिए। प्लस आप ऐसी हॉबीज़ इंक्लूड करें जो थोड़ी डिफेंस से रिलेटेड हों, तो वो और ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपकी एसएसबी क्लियर करने में। और मेरी लास्ट जो टिप है वो ये है कि हम लोग ओएलक्यूज के बारे में, जो कि ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होती हैं, उनको सिर्फ नाम के हिसाब से जानते हैं। यानी कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी हुई, या फिर स्टेमिना हुआ, या फिर करेज हुआ, इन सबको सिर्फ वर्ड्स के फॉर्म में जानते हैं। पर मैं आपको टिप देना चाहूंगा कि आप सिर्फ इनको वर्ड के फॉर्म में ना पढ़ें, क्या इनके पीछे की रियल मीनिंग है, क्या रीजनिंग एबिलिटी से क्या मतलब है। जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी फॉर मी स्टैंड्स फॉर कि हम जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम है, हम जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन, जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें। तो ये हमारी होती हैं रीजनिंग एबिलिटी। करेज जैसे कि जो भी हमें टास्क नया दिया जा रहा है तो हम उसको करने में पीछे ना हटें, और एक कॉन्फिडेंस के साथ उस टास्क को करें, तो ये करेज में आता है। तो वर्ड्स, सिर्फ ओएलक्यूज को एज अ वर्ड्स नहीं, एज अ उनके पीछे की मीनिंग जानिए और उनको अपनी लाइफ में डालने की कोशिश कीजिए। डे टू डे लाइफ में जो भी आप करते हैं उसमें ऐड कीजिए, और धीरे धीरे जब वो आपके ओएलक्यूज आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे तो आप इजिली अपने एसएसबी क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हेल्प मिली होगी मेरी वीडियो से। थैंक यू।